Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is X-ray diffraction. किसने कमेंट किया है कि X-ray diffraction पर हमें अभी वीडियो चाहिए क्योंकि उनकी कल प्रेजेंटेशन है. ठीक है. X-ray diffraction. What is X-ray diffraction? X-ray diffraction होता क्या है? इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सरे क्या होती है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई और इसे कहाँ यूज़ करते हैं और ये एक्सरे क्यों डिफरेंट होती हैं, क्या कंडीशन होती है और एक्सरे डिफ्रैक्शन की, इसकी भी बात करेंगे. और इसके साथ एक लॉ जो हमारे पास ड्राइव हुआ था उस जिसे कहते हैं ब्रैग्स लॉ. ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्सरे क्या होती है. असल टॉपिक्स जो है ना वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा एक्सरे डिफ्रैक्शन से. इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्स रेज क्या होती हैं. डिफाइन करें एक्स रेज. एक्स रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग. एक्स रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस. यानी कि जो एक्स रेज होती हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होती हैं. जब इस पर कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है वो इस पर स्ट्राइक करता है. इस पर कोई एटम होता है, इलेक्ट्रॉन का एटम होता है जिस पर वो स्ट्राइक करता है. और जो एटम इसके इनर सेल में होता है ना, जो इनर के सेल में इसके एटम होगा वो रीन्यू करता है. वहाँ पर एक वैकेंसी जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाती है. और इस वैकेंसी को जब फिलअप करने के लिए हमारे पास आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है. और दोनों सेल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन से एक सेल जो है वो हमारे पास जंप करेगा. और जो दोनों सेल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है. और इलेक्ट्रॉन की जो एक्स रे के रूट में हमें जो मिलती है ना वो हम देख लेते हैं. हम इसको डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास जंप अप करेगा. ये देखें, ये हमारे पास है न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर ये देखें, फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसके बाद हमारे पास सेकंड शेल आ जाएगा, उसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये साइड पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है. ये आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन लगा ले. इस पर ना एक हमारे पास यहाँ से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ पर आके जंप करता है. ठीक है, यहाँ पर कर लें या यहाँ पर कर लें कि उसने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर जंप किया है. ये हमारे पास क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ने जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर आके जंप करेगा, इससे यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब जंप किया इनर शेल के अंदर हमारे पास जो था वो इलेक्ट्रॉन एक रीन्यू इलेक्ट्रॉन कर देता है. जहाँ से रीन्यू करता है वहाँ पर हमारे पास एक वैकेंसी आती है जो इलेक्ट्रॉन को क्रिएट हो जाती है. और इस वैकेंसी को जब हम फिलअप करते हैं इस वैकेंसी को, तो उसके अंदर जो आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास क्या है जंप करता है, दोनों सेल्स की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास डिफरेंस होती है और एक्स रे रिएक्शन के एक्स रे रूट के रिएक्शन में हमें मिलती है. ये हमारे पास था एक्स रे रिएक्शन. जो एनर्जी ऑफ एक्स रे होती है, एनर्जी यानी कि एक्स रे की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ एक्स रे इज इक्वल टू hc/λ. यहाँ पर E जो है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी है. C जो है वो हमारे पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है. H जो है वो हमारे पास प्लांक्स है. और यानी कि C जो है वो हमारे पास रोशनी की स्पीड है, और H जो है वो हमारे पास क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट. और लैम्डा जो है वो हमारे पास क्या है, वेवलेंथ. और जो एटम का साइज होता है ना वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइज ऑफ एटम इज 1 एंगस्ट्रॉन. यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन के इक्वल होता है. जो 1 एंगस्ट्रॉन होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है. यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होता है. इसकी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है एटम की. ये हमारे पास एटम ही था. फास्ट मूविंग एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक कर रहे थे. तो ये हमारा हो गया एक्स रेज. अब हम देख लेते हैं कि एक्स रेज जो है वो क्रिस्टल लेटिक्स में क्या है. एक्स रेज जो है वो क्रिस्टल लेटिक्स में जब हमारे पास मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल लेटिस होती हैं, किसी क्रिस्टल लेटिस में जब ये इंसिडेंट हो रही होती हैं एक्स रे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
जब ना एक्स रेज जो होती हैं वो हमारे पास क्रिस्टल लेटिक्स में इंसिडेंट हो रही होती हैं, तो एक्स रेज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उसमें दो जो होते हैं वो वेक्टर होते हैं, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है और एक मैग्नेटिक वेक्टर होता है। जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है वो एक्स रेज जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर अप्लाई फोर्सेज करती हैं, यानी कि द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ एक्स रेज अप्लाई फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है वो एक्स रेज पर अप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन की सूरत में। जैसा कि हमारे पास कोई फोर्स है इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करती है, आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर जब फोर्स एक्ट करती है तो आप वहाँ पर एक्सेलरेट पैदा होता है। जैसा कि हमारे पास ये जो था वो हमारे पास एक क्रिस्टल था। ठीक है, ये जो था वो हमारे पास एक क्रिस्टल की शक्ल में था, ये क्रिस्टल लेटिक्स थे हमारे पास। तो इसमें ये जो हमारे पास था, यहाँ पर जो थी हमारे पास एक पॉइंट था, यहाँ से ये इंसिडेंट जो थी रे वो हमारे पास इस पॉइंट पर आ रही थी। इस पॉइंट से जब यहाँ से वापस यहाँ पर जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी। इस पॉइंट से रे जो है वो डिफ्रैक्ट हो रही है और यहाँ पर जो है वो हमारे पास एंगल जो वो बन रहा है वो थीटा है, जिसे ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। और यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक डिस्टेंस होता है डी, जिसे हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और थीटा जो होता है वो हमारे पास ग्लांसिंग एंगल थीटा होता है और इनके दरमियान हमारे पास लैम्डा होती है, वो हमारे पास वेवलेंथ होती है, हमारे पास होता है एन, ये हमारे पास एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा है। यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि लैम्डा जो है वो हमारे पास वेवलेंथ है, डी जो है वो हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, थीटा जो है वो हमारे पास ग्लांसिंग एंगल है। ठीक है, और एन क्या होगा, जो एन है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ इंटीजर। अगर एन जो है वो हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर हमारे पास एन 1 होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन होगी, एन 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन होगी, एन 3 होगा तो थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है और डिस्कवरी ऑफ एक्सरे क्या है। एक्सरे डिफ्रैक्शन इज अ पावरफुल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक for characterizing crystalline material that provides detailed information about the crystallographic structure, chemical composition and physical properties of material। यानी कि जो एक्सरेज डिफ्रैक्शन है वो हमारे पास एक पावरफुल है लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, जब ये करेक्टराइज करती है क्रिस्टलाइन मटेरियल के साथ। तो ये जो है वो हमारे पास क्रिस्टलोग्राफी जो होती है वो मुहैया करती है और क्रिस्टलोग्राफी का एक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है जो हमारे पास केमिकल पोजीशन में भी होता है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्कवरी ऑफ एक्सरे क्या है। ये जो डिस्कवरी ऑफ एक्सरे है ना, एक्सरेज को सबसे पहले जो है वो हमें डिफाइन किया था मैक्स वॉन लाइन ने। मैक्स वॉन लाइन ने 1912 में एक्सरे की डिस्कवरी की थी, यानी कि सजेस्ट दैट एक्सरेज, ओनली एक्सरेज को है जो डिस्कवर किया था, माइट बी डिफ्रैक्टेड वाइल पासिंग थ्रू अ क्रिस्टल। क्रिस्टल की जबकि क्रिस्टल की सूरत में जब ये पास हो रही थी, वेयर इट acts as a 3 dimension of diffraction grating interference effect। यानी कि जब ये इफेक्ट करती थी, जब किसी क्रिस्टलाइन पे हमारे पास ये जो रेज थी इफेक्ट करती थी तो हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक इंटरफेरेंस इफेक्ट आता था। हमने फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक पढ़ा था कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है। फर्स्ट ईयर में हमने ये लेक्चर पहले पढ़ा हुआ है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है। नेक्स्ट ये हमारा बीएस का टॉपिक है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल, ओनली इसको ये मतलब छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद हमने ब्रैग्स लॉ कर लिया था, लेकिन एक्सरेज को इतना हमने एक्सप्लेन नहीं किया था। ना ही हमने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एक्सरेज क्या होती हैं, ना ही हमने उसकी डिस्कवरी की थी, ना हमने बस यही पढ़ा था कि ब्रैग्स लॉ ने 1914 में ये जो है स्ट्रक्चर हमें दिया था। तो लेकिन हमारा जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में टॉपिक है वो है हमारे पास एक्सरेज डिफ्रैक्शन क्या होती है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है कि ब्रैग्स लॉ में जो होती है वो एक्सरेज डिफ्रैक्शन क्या होती है। ये 2 टॉपिक्स हैं हमारे।
अब हम देख लेते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेंजिंग इन अ वेवलेंथ फ्रॉम अबाउट 100 एम्पेयर, यानी कि जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होती है 100 एम्पेयर के, जो 0.01 एम्पेयर के इक्वल होता है। और जो 1 एम्पेयर होता है वो इक्विवेलेंट होता है 10⁻⁻10, यानी कि पीछे मैंने आप लोगों को बताया जो इसकी साइज ऑफ एटम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज द ग्रेटर इज इट्स एनर्जी एंड इट्स पेनिट्रेटिंग पावर। जब हमारे पास कोई छोटी सी छोटी वेवलेंथ होगी एक्स रेज की तो एनर्जी जो है वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होगी पेनिट्रेटिंग पावर में। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वी हैव स्टडीड दैट डिफ्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट व्हेन द ग्रेटिंग। जब हम स्टडी करते हैं डिफ्रैक्शन पर तो जो डिफ्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट व्हेन द ग्रेटिंग, यानी कि जब हम डिफ्रैक्शन पर स्टडी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमिनेंट व्हेन द ग्रेटिंग, जब हमारे पास कोई ग्रेटिंग स्पेसिंग ऑफ सिमिलर, कोई हमारे पास स्पेसिंग ऑफ द सिमिलर एटम्स है। ठीक है, ये है हमारे पास स्पेसिंग इज सिमिलर इन साइज। जब हमारे पास स्पेसिंग इन सिमिलर, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमने ली थी क्रिस्टल की शक्ल में, यहाँ पर हमारे पास क्रिस्टल थे, यहाँ पर हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग ली थी, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो डिफ्रैक्शन करते वक्त हमारे पास ये डी आया था, इन दोनों की स्पेसिंग जो है वो डिफ्रैक्शन में हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और स्मॉलर देन द वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होगी वो स्मॉलर देन होगी ऑफ द इनकमिंग वेव, जो हमारे पास वेव आ रही हैं। ठीक है, the regular array of atoms in a crystal form a natural diffraction grating with spacing that the typically approximately equal to 10⁻⁻10 मीटर। ये तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि एटम का साइज जो होता है वो क्रिस्टल में सबसे छोटा से छोटा होता है, जिसे जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। When X rays are scattering from the atoms of the crystal we get the same diffraction effect एज विद द विजिबल लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन द ऑर्डिनरी ग्रेटिंग। जब हमारे पास एक्स रेज है किसी एटम्स पर स्कैटर करती हैं ऑफ द क्रिस्टल पर, तो हमारे पास जो डिफ्रैक्शन होती है इफेक्ट करती है विजिबल लाइट पर। जब हमारे पास कोई लाइट होती है विजिबल लाइट पर हमारे पास एक्स रेज जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास एक इंसिडेंट और ऑर्डिनरी ग्रेटिंग आता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट के। इसका एक्सपेरिमेंट में क्या है कि कंसीडर अ वन डिमेंशनल रो ऑफ सिमिलर एटम हैविंग इंटर अटामिक, यानी कि हमने एक डिमेंशनल रो ली है सिमिलर एटम की हैविंग इंटर अटामिक, यानी कि जो इंटर अटामिक स्पेसिंग है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल के। लेट द वेव फ्रंट ऑफ एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा बी इंसिडेंट ऑन द रो ऑफ एटम सच दैट द वेव क्रिस्ट एट पैरेलल टू द रो, यानी कि रो में जो होंगी वो हमारे पास क्रिस्ट जो होंगी वो पैरेलल होंगी। द एटम जो है वो इमिट करेगा, सेकेंडरी वेवलेट भी इमिट करेगा, और विच ट्रैवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि n इज इक्वल टू 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन होगा। जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन होगा, और जब n इज इक्वल टू 0 होगा तो 0th ऑर्डर डिफ्रैक्शन होगा। तो नेक्स्ट हम इसकी फिगर भी देख लेते हैं कि जब ये 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या अप टू सोन होगा तो इसकी फिगर क्या होगी। यानी कि ये हमने रो में ली है, रो हमारे पास इधर इस तरह होती है और जो कॉलम होता है वो हमारे पास इस तरह होता है। ठीक है, ये हमारे पास रोज़ हैं, रोज़ में हमने इंसिडेंट वेव ले ली। ठीक है, इंसिडेंट वेव लेने के बाद हमने ये जो है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के दरमियान जो है वो हमने डिस्टेंस रखा है, जो हमारे पास पीछे हमने जब कॉलम्स में लिया था तो हमने डी डिस्टेंस रखा था, लेकिन यहाँ पर हमने इसे शो किया कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, और इनके अंदर ये जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब हमारे पास किसी एटम पर जब स्ट्राइक करते हैं, किसी एटम पर जाकर स्ट्राइक करते हैं तो वो जो होते हैं एक रीन्यू एटम हमारे पास आ जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को फिगर बनाकर भी दिखा देती हूँ कि ये जो है वो हमारे पास इंसिडेंट वेव है। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या आ रहे हैं, एटम्स ही आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन पर जो इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस है। और यहाँ से जब हम इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे,
जब हम इस पर यानी कि यहाँ से हमने लिया है और इस एटम पर जाकर हमने क्या करवा दिया, स्ट्राइक करवा दिया, और यहाँ से अगला एटम लिया वो भी इसी एटम पर लाकर हमने क्या करवा दिया, स्ट्राइक करवा दिया। लेकिन जब हमने यहाँ से लिया तो वो किस एटम पर गया, इससे अगले एटम पर जाकर स्ट्राइक हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ से लिया तो वो किस पर जाकर स्ट्राइक हुआ, इससे अगले एटम पर जाकर स्ट्राइक हुआ। जब यहाँ से लेंगे तो वो इससे अगले एटम पर जाकर स्ट्राइक होगा, ठीक है। इसी तरह जब हम यहाँ से लेंगे तो ये यहाँ पर चला जाएगा, जब हम यहाँ से लेंगे तो ये यहाँ पर आकर स्ट्राइक हो जाएगा। इसी तरह यानी कि ये सम अप ये जो है वो हमारे पास क्या है, एटम्स चलते रहेंगे, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास स्ट्राइक होते रहेंगे। जैसे ये स्ट्राइक होते रहेंगे, यहाँ पर जो है वो हमारे पास n=2 है, n= क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है सेंटर में पॉइंट आप लोगों को पता है कि वो 0 होता है। यहाँ पर हमारे पास n=0 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 0th ऑर्डर हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है n= हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर हुआ। ये देख सकते हैं आप लोग फिगर के, हमने यहाँ पर हमारे पास एक रीन्यू फैक्टर ही आता है जो हम स्ट्राइकिंग करवाते हैं, स्कैटरिंग ऑफ स्कैटरिंग वैल्यूज इन डिफ्रैक्शन। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन पर इस पर स्कैटर्ड करवाते हैं तो हमारे पास एक रीन्यूफोर्समेंट यानी कि रीन्यू हमारे पास फैक्टर ही आता है। यही फर्स्ट ऑर्डर, 0th ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर था। देखें यहाँ पे मैंने थ्योरी में भी लिख दिया ताकि आप लोगों के नोट्स भी कंप्लीट हो जाएं, या किसी ने असाइनमेंट लिखनी हो तो वो भी बन सकती है। द रीइंफोर्समेंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट टेक्स प्लेस नॉट ओनली इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रो ऑफ एटम्स बट आल्सो इन अदर डायरेक्शन। द डायरेक्शन कंपोज टू डिफरेंट ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन से मुख्तलिफ है। द 0th, 1st एंड 2nd ऑर्डर ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन शोन इन अबव फिगर, जो है हमारे पास अबव फिगर में शो कर दी गई हैं। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन के। एक्सरे डिफ्रैक्शन की जो वर्किंग है वो हमारे पास क्या है, ये देखें कि हमने एक एक्सरे ट्यूब ली है, उस पर हमने क्या, हाई वोल्टेज एटम्स हैं, एक्सरे ट्यूब ली है, और ये हमारे पास क्या है, एक्सरे बीम। ये देखें यहाँ से हमारे पास क्या जा रही हैं, एक्सरे बीम जा रही हैं। ये हमारे पास एक ट्यूब थी, ट्यूब के अंदर ये हमारे पास एटम है और इस पर क्या है, हमारे पास हाई वोल्टेज है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से एक्सरे बीम जो है वो स्ट्राइक कर रही है, जो हमारे पास लेजर स्क्रीन है उस पर क्या कर रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं। जब ये स्ट्राइक करती हैं तो इधर हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है। एक क्रिस्टल जो है वो भी हमारे पास इसके अंदर से ही जा रहा है। इसके अंदर से जब जाते हैं तो हमारे पास एक क्रिस्टल बनता है। जब क्रिस्टल से हम नेक्स्ट स्ट्राइक करवाते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, ये हमारे पास क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, सूरज है। जैसा कि हमारे पास सूरज की शुआएं जो होती है वो हमारे पास एक जगह पर रिफ्लेक्ट नहीं करती है, जैसा कि यानी कि एक ही जगह पर आ जाए। सूरज की शुआएं जो होती हैं वो इर्द गिर्द जो होती हैं वो फैल जाती हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, डिफ्रैक्शन ही होती है, ना कि वो हमारे पास कोई और चीज़ होती है, वो डिफ्रैक्शन ही होती है। जैसे ही सूरज की शुआएं जो हैं वो हमारे पास इर्द गिर्द फैल गई हैं तो वो हमारे पास क्या हो गई है, डिफ्रैक्शन हो गई है। ये हमारे पास है एक्सरे डिफ्रैक्शन की वर्किंग। नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन की वर्किंग क्या है। जो मैंने पीछे वर्किंग किया है ना, आप लोगों को बताया वर्किंग, उसी वर्किंग को मैंने नेक्स्ट एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट जो सैंपल था इज फॉर्मिड एंड इंट्रोड्यूस्ड और न्यूमिनेटेड ऑन टिप ऑफ नीडल बाय गोनोमीटर प्रोसेस। यानी कि जो हमने नोमिनेटर लिया उसको इंट्रोड्यूस करवाया तो वो हमारे पास नोमिनेटेड टिप थी, एक नीडल प्रोसेस था जो कि हमारे पास गोमिनेटर प्रोसेस कहलाता है। देन हमने जो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे इज बम्बार्डेड ऑन सैंपल, यानी कि मोनोक्रोमेटिक वेव जो थी, बीम थी, उसको हमने क्या करवाया था, बम्बार्डेड करवाया था ऑन सैंपल पर। नेक्स्ट जो था, देन डिफ्रैक्शन रेज रीचेज टू फिल्म विच इज़ कनेक्टेड टू डिटेक्टर, यानी कि जो डिफ्रैक्टेड रेज थी वो हमारे पास कनेक्ट हो रही थी एक डिटेक्टर से, ठीक है। दिस फॉर्म इज़ द पैटर्न, दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। यानी कि ये जो पैटर्न मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया है वो हमारे पास क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का पैटर्न है। नेक्स्ट हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन का टॉपिक ख़त्म हो रहा है। हम देख लेते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस क्या हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन की ये एप्लीकेशन वही हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी थी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन जो होती है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होती है। सम ऑफ दीज यूजेज ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन आर एज फॉलोज, यानी कि ये जो इसके यूजेज हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हैं। ये हमारे पास क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है। और यानी कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है वो हमारे पास क्या हो रही है,
एक्सरे डिफ्रैक्शन बीन अ यूजफुल टूल टू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ये हमारे पास बुक की सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, तो ये जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के जो हमने स्ट्रक्चर बनाने हैं उसमें हमारे पास क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन जो होती है वो यूजफुल होती है। दे आर यूजफुल टू डिटरमाइन द इंटरप्लानर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल, यानी कि जो क्रिस्टल के दरमियान वाला डिस्टेंस d है जिसे हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग बोलते हैं, वो हमारे पास क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए यूजफुल है। सेकंड हम देख लेते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन हैज़ बीन वेरी यूजफुल इन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजी है, वो वेरी यूजफुल है इन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मालिक्यूल, यानी कि जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मालिक्यूल यानी कि ये जो बायोलॉजिकल शोबाज होते हैं जैसे कि हीमियोग्लोबिन विच इज़ एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड होता है ना उसमें ये एक्सरेज जो होती हैं वो ज़्यादा हमारे पास क्या होती हैं, कंस्टिट्यूएंट होती हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन हैज़ लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को जो हमने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमारे पास क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो वेरी यूजफुल हुई हैं। इज़ आल्सो यूज्ड एज होलोग्राफी, यानी कि ये आल्सो यूज़ होती हैं होलोग्राफी में। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन एंड स्मॉल ग्रेन साइज़, ये जो होती हैं वो स्ट्रेन का मेजरमेंट करने के लिए, और स्मॉल ग्रेन साइज़ जो हमारे पास छोटा से छोटा साइज़ होता है उसकी मेजरमेंट करने के लिए भी एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज़ होती हैं। यहाँ तक हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन का टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं ब्रैग्स लॉ क्या होता है, ब्रैग्स लॉ और उसका लॉ में क्या आता है, कैसे उसकी डिस्कस हुई, और इसकी हम n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा को भी प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि ब्रैग्स लॉ क्या है। ब्रैग्स लॉ, एक्सरे डिफ्रैक्शन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ एन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ब्रैग्स लॉ, यानी कि जो हमने क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पढ़े हैं उसमें हमने कंसेप्ट को ब्रेव किया है, वो हमारे पास क्या है, ब्रैग्स लॉ है। जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है वो यूज्ड होता है स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जो क्रिस्टल के हमने सब्सटेंस के पीछे बताया कि दो क्रिस्टल्स होती हैं, यही जो है वो हमारे पास क्या है, ब्रैग्स लॉ है। नेक्स्ट हम करते हैं द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल बाय एक्सरे वाज इनिशिएटेड इन 1914। W.H. ब्रैग एंड हिज सन W.L. ब्रैग, W.H. ब्रैग था और उसका बेटा जो था वो W.L. ब्रैग था। दे फाउंड दैट अ मोनोक्रोमैटिक बीम, इन्होंने जो थी वो मोनोक्रोमैटिक बीम को फाउंड किया था। एक्सरेज वर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ क्रिस्टल प्लेन एज इफ इट एक्टेड लाइक मिरर, जो थी वो मिरर को जो थी वो लाइक करती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि W.L. ब्रैग हमारे पास क्या है, W.L. ब्रैग, it showed that scattered radiation from a crystal behaves as if the diffracted beam were reflected from a plane passing through points of the crystal lattice in a manner that makes these crystal lattice planes analog to mirrors, यानी कि जो हमारे पास स्कैटर्ड रेडिएशन थी वो हमारे पास शो करती थी कि हमारे पास एक क्रिस्टल बिहेव्स है जो डिफ्रैक्ट करता है बीम को और रिफ्लेक्ट करता है प्लेन को, पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो हमारे पास क्रिस्टल लेटिस का जो पॉइंट है वहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लेन्स एनालॉग कर रही हैं मिरर की। ठीक है, ये देखें, अब डायग्राम से देख के हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ये देखें हमारे पास ये दो हैं, वो हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन प्लेन है। ठीक है, ये देखें इस पर ऊपर क्या है, क्रिस्टल ही लगे हुए हैं। ये हमारे पास 3 है क्रिस्टलाइन प्लेन। यहाँ से हमारे पास क्या आ रही हैं, इंसिडेंट वेव्स। ये क्या है हमारे पास, देखें ये हमारे पास क्या है, 1 इंसिडेंट वेव, जो ये फर्स्ट इंसिडेंट वेव है ये सेंटर वाली क्रिस्टल पॉइंट पे जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, आकर रिफ्लेक्ट हो रही है सेंटर वाले पॉइंट पर। यहाँ से जब ये पॉइंट वापस जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी यही भी। और सेंटर पर हमारे पास एंगल क्या आ रहा था, थीटा, जिसे हमने बोला था ग्लाक्सिंग एंगल। ठीक है, और ये जो था इनके दरमियान वाला डिस्टेंस जिसे हम डी से शो कर रहे थे वो हमारे पास क्या था, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, जिसे हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से जब ये वाली सेकंड रे है, जब ये दूसरी वाली क्रिस्टल पे हमारे पास आकर रिफ्लेक्ट होगी तो ये दूसरी वाली क्रिस्टल से हमारे पास क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास 2 ट्राइंगल बनेंगी। ठीक है, 2 ट्राइंगल बनेगी, एक का भी एंगल थीटा, इसका भी एंगल थीटा, इसको हमने नाम दे दिया PL, M और Q। ठीक है, नेक्स्ट या हम देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं।
हम इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। सपोज एन एक्सरे बीम इज एन इंसिडेंट ऑफ एंगल थीटा ऑन वन ऑफ द प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि जो एंगल थीटा है वो एक प्लेन ऑफ द क्रिस्टल है। द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेन, जब बीम जो है वो लोअर प्लेन से रिफ्लेक्ट करती है, ट्रेवल सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस एज कम्पेयर द बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर प्लेन एज शोन इन द फिगर। जो है अपर प्लेन वहाँ पर हमारे पास फिगर में पीछे मैंने शो करवाया, लेकिन यहाँ पर जो फिगर है हमने ना इस फिगर का जो है वो हमने लेना है कि हमारे पास एंगल क्या आता है, ठीक है, और पाथ डिफरेंस क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग हम किसे बोलते हैं, ठीक है। ये जो थी हमारे पास दो क्रिस्टल थी, यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट वेव 2 आ रही थी जो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही थी, रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे पास क्या जा रही थी, डिफ्रैक्ट हो रही थी। इनको मैंने नाम दे दिया x1 x2 y1 y2। ये हमारे पास फर्स्ट रेज है, ठीक है। एंगल यहाँ पर हमारे पास थीटा है, यहाँ पर एंगल थीटा है, लेकिन यहाँ पर नाम है ACD, ठीक है, और एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, थीटा है। लेट D, जो इनके दरमियान ये जो D है, D बी द सेपरेशन बिटवीन टू क्रिस्टल्स एडजेसेंट प्लेन्स कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यानी कि जो दोनों प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ठीक है। अब फिगर को देख के हम देख लेते हैं। सो हियर एंगल विल बी एंगल ADB इज इक्वल टू थीटा, एंगल AD और B, ठीक है, यही एंगल ADB किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल, और एंगल CDB भी किसके इक्वल है हमारे पास, थीटा के इक्वल। ये देखें एंगल ADB इज इक्वल टू थीटा, CDB इज इक्वल टू थीटा। सो जो हेयर है x1D और y1D वो किसके इक्वल है, x1D किसके इक्वल है, x2A के। देख लेते हैं कैसे इक्वल है। ये देखें हमारे पास क्या है, x1D, ये जो है x1D, यहाँ तक जो पॉइंट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, x2B, ये पॉइंट जो है वो B का है, यानी कि ये दोनों जो है इसको आगे भी हम बढ़ा सकते, यानी कि ये दोनों जो वेव्स हैं वो हमारे पास किसके इक्वल है। ये देखें ये हमारे पास x2 और B और x1 और D, यहाँ तक इसको हम नेक्स्ट भी बढ़ा लें तो ये हमारे पास क्या है, दोनों जो रिफ्रैक्टेड वेव है, डिफरेंस है, यानी कि डिफ्रैक्टेड है, एक्सरेज डिफ्रैक्शन है, इंसिडेंट वेव्स हैं, ये हमारे पास दोनों किसके इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो y1D है, y1D ये किसके इक्वल है, y2B के, ठीक है। फिगर से हमारे पास शो हो रहा है कि हमारे पास x1D इज इक्वल टू x2A और y1D इज इक्वल टू y2C, ठीक है। तो हमारे पास फ्रॉम फिगर द पाथ डिफरेंस इज नोन एज, दोनों फिगर्स हमारे पास शो कर रही हैं कि दोनों का पाथ डिफरेंस क्या है। पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, जो पाथ डिफरेंस होता है वो इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। सो द मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू, जो मल्टीपल वेवलेंथ होती है, पाथ डिफरेंस जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है। ये देखें हमारे पास क्या है कि AB, ये हमारे पाथ क्या है, A और B किसी B और C दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये देखें पाथ डिफरेंस क्या आ गया, AB प्लस BC, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। पाथ डिफरेंस इज डिफाइंड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, सो द मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू, मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ किसके इक्वल आई, n लैम्डा। मल्टीपल का मतलब ही क्या है हमारे पास n, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है, n लैम्डा हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं कि हमारे पास कंबाइनिंग इक्वेशन, जो हमारे पास 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन आई थी वो भी पाथ डिफरेंस था, सेकंड जो था वो भी हमारे पास पाथ डिफरेंस था। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। एन लैम्डा इज इक्वल टू AB प्लस BC। इसमें जो n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिफ्लेक्शन है। क्या है n, ऑर्डर ऑफ द रिफ्लेक्शन इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ब्रैग्स इक्वेशन है। जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि लेंथ ओवर, यानी कि ये जो साइन थीटा है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, लेंथ ओवर हाइपोटेनियस के। लेंथ ओवर हाइपोटेनियस, ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल जो है वो हमारे पास क्या है, ADB, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, ADB, और साइन थीटा जो है वो हमारे पास AB ओवर DB के इक्वल होगा। ये देखें हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, ADB, और इसकी जो हमारे पास लेंथ क्या है और हाइपोटेनियस क्या है, लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, AB, लेंथ जो है वो हमारे पास AB ओवर DB, लेंथ ओवर हाइपोटेनियस आ गया। सो जो है जब DB को इधर हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास AB इज इक्वल टू DB क्रॉस साइन थीटा। जो फिगर है वो हमारे पास DB जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, D इंटरप्लेनर स्पेसिंग के। DB जो हमारे पास किसके इक्वल है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग D के। तो ये जो है वो हमारे पास D साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास एंगल, इन एंगल CDB जो है वो भी हमारे पास साइन थीटा जो होता है
हमारे पास लेंथ ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, सी बी ओवर डी बी आ जाएगा। सी बी जो होगा वो डी बी क्रॉस साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। डी बी जो है वो हमारे पास इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस है जिसे हम डी बोलते हैं, तो ये सी बी जो होगा वो हमारे पास डी साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। यही जो वैल्यूज़ हैं हमने पीछे जो इक्वेशन थी एन लैम्डा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, थर्ड इक्वेशन, उस इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है। एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin theta. This equation explain the forces of crystal reflects X-ray beam at particular angles of incidence थीटा माइनस लैम्डा। ये जो अपर इक्वेशन क्या आई है हमारे पास ब्रैग लॉ है, इसमें जो n है वो हमारे पास इंटीजर है। द डिफ्रैक्शन ऑफ टेक्स प्लेस फॉर दोज वैल्यूज d थीटा लैम्डा एंड n विच सेटिस्फाई द ब्रैग्स कंडीशन। ये जो है वो हमारे पास ब्रैग्स कंडीशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। यही हमारे पास क्या था, ब्रैग्स लॉ था। ब्रैग्स लॉ को आप लोग नेक्स्ट भी एक्सप्लेन करते हैं। डी भी निकाल सकते हैं कि डी क्या होता है, इससे हम लैम्डा भी निकाल सकते हैं कि लैम्डा क्या होता है। वेव हम डी निकाल कर देख लेते हैं, डी निकाल कर क्या होगा, यानी कि फॉर क्यूबिक क्रिस्टल मिलर इंसिडेंस, फॉर क्यूबिक क्रिस्टल मिलर इंसिडेंस हमारे पास क्या है, एच के एल। डी जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है वो हमारे पास मिलर इंसिडेंस का है फॉर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, जो हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल आता है उसके लिए है ये फार्मूला। जब हमारे पास इसमें ए जो है वो हमारे पास क्या है, ए जो है वो हमारे पास है क्रिस्टल परमिटिविटी, क्रिस्टल परमिटिविटी। और जो हमने पीछे इक्वेशन ली थी एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, उसमें आप लोग d की वैल्यू पुट कर दें। एन लैम्डा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2d ए साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या है हमारे पास अंडर रूट है। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, फॉर क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ मिलर इंसिडेंस। ठीक है, और ये इसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर भी बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर भी बोलते हैं, स्कैटरिंग फैक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट भी आप इसको सॉल्व करते हैं, आपने स्क्वायर रूट में नहीं आंसर रखना तो आप इसका स्क्वायर ले लें, तो आ जाएगा एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इस लेक्चर से आप लोगों के नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और एक्स-रे डिफ्रैक्शन और ब्रैग्स लॉ वाला कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। नेक्स्ट हम कोई भी लेक्चर सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को भी हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।